हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रयास करने का कोशिश किए हैं कि आपके हिस्ट्री के जो पोर्शन है उस पोर्शन के जो 5 प्रश्न आते हैं उसमें से मेन 3 प्रश्न लिखने होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि एक थॉट से होता है, दूसरा आंदोलन से होता है और तीसरा कला से होता है। तो इसी कला और आंदोलन और थॉट के प्रोसेस को हमने अपने जो हमारे जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं हमने जो मतलब समझा है कि ये प्रश्न आ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके एक सेट तैयार किया है, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, पाल कला और महात्मा गांधी के विचार। इससे संबंधित जुड़े जो भी अन्य प्रश्न बनेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका पर। इस एक टॉपिक से कई ब्रांचेस निकलते हैं, जिससे पिछले साल के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो वो प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। जैसे कभी कुंवर सिंह की भूमिका पूछा, या 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका पूछा, या 1942 के आंदोलन में बिहार की भूमिका अगर पूछा जाता है तो इसको हम जोड़ सकते हैं। और या एक साथ अगर कंसाइज रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुए आंदोलनों में बिहार की क्या भूमिका रही, तो उसको भी हम इस टॉपिक से कवर अप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई प्रश्न अलग भी पूछता है, कुछ जोड़ के पूछता है, कुछ अभी तो एक प्रश्न में छोटे छोटे टेल लगा के पूछने का प्रचलन शुरू हुआ है, तो उन सभी प्रश्नों को हम किस तरीके से कवर अप करने की प्रयास कर रहे हैं, और एक छोटे से प्रयास में आपका पूरा रिवीजन करने का प्रयास है कि 1857 से लेके 1942 तक की ये भारत छोड़ो आंदोलन तक के जो सफ़र है उसमें बिहार की भूमिका को हम किस तरीके से लेके चलेंगे, अभी हम इस चीज़ को अब डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसको बिल्कुल ही कंसाइज तरीके से एक रिवीजन के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले आते हैं 1857 के विद्रोह पे। जब 1857 का विद्रोह हुआ उसमें बिहार की भूमिका पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी, जो कि देवघर में है, वहाँ पे 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की जो हत्या हुई, उसके बाद 25 जुलाई को दानापुर छावनी में वीर कुंवर सिंह के साथ जो रेजिमेंट के लोग शामिल हुए, और उसके साथ ही 27 जुलाई 1857 से जगदीशपुर के जमींदार द्वारा आला पे अधिकार किया गया, और उस समय कैप्टन डनवर मारा गया था और मेजर आयर वगैरह उसके बाद वहाँ पे युद्ध लड़ने लगे। वीर कुंवर सिंह द्वारा विभिन्न जगहों पे जब ये लड़ाई चल रही थी और इनका संघर्ष चल रहा था, तो वो लखनऊ, अयोध्या वगैरह गए और वहाँ उन्होंने नाना साहब तात्या टोपे से युद्ध के कई गुण सीखे थे, जिसमें छापामार युद्ध वगैरह भी आते हैं, और उसको उन्होंने अपने साथ अप्लाई किया था। और आफ्टर वीर कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह ने उस जो एक संघर्ष चल रहा था उसका नेतृत्व किया था। उसके बाद की गतिविधियों में मुख्य रूप से 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जैसी संस्थानों से जुड़ के वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट किए गए थे। इसके साथ 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के जो कांड माना जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कांड माना जाता है, और उसके लिए बिहार की धरती को ही मौका मिला था। इसके साथ 1913 इसमें पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल ने एक अनुशीलन समिति का गठन किया, जो कि एक क्रांतिकारी समिति थी। और 1917 का चंपारण आंदोलन, चूँकि यह आंदोलन विश्वव्यापी आज के रूप में विश्व रूप में एक ख्याति प्राप्त कर चुका है, एक पहचान बना चुका है, तो चंपारण आंदोलन 1917 का वो भी तीनकठिया व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, और तत्कालीन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किसी भारतीय के खड़े होने के लिए बिहार की धरती ने इसके लिए अवसर दिया, और वहाँ पे बिहार के लोगों को शामिल हुए, और उसमें कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनका प्रथम सफल प्रयास रहा था। पटना, गया, जहानाबाद, मुंगेर, पूर्णिया वगैरह में 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में सभाएं आयोजित की जाने लगी, और शौकत अली, हसन इमाम वगैरह इसमें बहुत ही गहराई से और बहुत ही सम्मिलित मतलब वहाँ पे एकजुट होके इस खिलाफत आंदोलन के लिए
लगे रहे और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया। फिर फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा वगैरह के संगठन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाने लगी। तो यह 1920 का जो एक दशक रहा वह पूरी तरह से अगर माना जाए कि भागलपुर और ये पटना, उसके आसपास के क्षेत्र जैसे मुजफ्फरपुर है, इन सब का एक गढ़ रहा। और इसमें भागलपुर में रेवती नाग और बक्सर में यदुनाथ सरकार वगैरह ने भी कई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रखे थे, जहाँ पे युद्ध और आंदोलन संबंधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ अपनाई जाती थी, विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर तैयार किए जाते थे, सभाएं आयोजित की जाती थी और उस आधार पर अन्य जगहों पे खबर भेजी जाती थी। 1920 ईस्वी में ही राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सहयोग आंदोलन पारित होने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ और इसका जो मोटो रखा गया कि वो बहिष्कार किया जाएगा और हड़ताल किया जाएगा। तो बहिष्कार किन लोगों का किया जाएगा? बहिष्कार स्कूल का, कॉलेज का, न्यायालय वगैरह का बहिष्कार करने की बात हुई थी और हड़ताल हर स्तर पे हड़ताल की गई और साथ साथ इन लोगों के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी की गई, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई और 1921 ईस्वी में उसे बिहार विद्यापीठ, जो कि नाम से जाना जाने लगा। उसके कुलाधिपति रहे मजरूल हक और कुलपति रहे ब्रजकिशोर प्रसाद। 1921 ईस्वी में पटना के ब्रिटिश युवराज का विरोध, ब्रिटिश के युवराज जब आए थे तो उस समय 1920 ईस्वी में 21 ईस्वी में उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था और उसमें पटना भी शामिल रहा था। स्वराज पार्टी और बिहार, जब स्वराज पार्टी का गठन हो गया 1928 ईस्वी में, तब पटना में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो चंपारण, सारण इत्यादि में भी नमकीन मिट्टी से नमक बनाने का काम किया गया था, जिसकी औपचारिक शुरुआत माना जाता है कि यह हमारे सत्याग्रह का औपचारिक शुरुआत थी। कालांतर में शुरुआत में पटना, शाहाबाद वगैरह इलाकों में इसकी शुरुआत की गई थी। और एक नाम अगर हम छोड़ें मंगल तालाब का, तो ये थोड़ी सी कमी मानी जाएगी, क्योंकि 14 अप्रैल को मंगल तालाब पर ही, जो कि पटना के साहब के पास है, यहाँ पे जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद द्वारा नमक बनाया गया था। तो इस नाम को थोड़ा सा अगर हम हाईलाइट कर दें लिखते समय, तो ये माना जाता है कि थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्मम रूप से दमन किया गया था, जिसमें लगभग 13,000 लोगों को बंदी बनाया गया था। 1930 ईस्वी में ही महात्मा गांधी की जब गिरफ्तारी हो गई तो 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरी तरह से उसका बहिष्कार, विरोध किया गया गांधी जी के गिरफ्तारी का। इसमें 2 प्रमुख कार्य किए गए थे, जिसमें था कि शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन करना और विदेशी वस्त्रों को जो उनका बहिष्कार करने के लिए उनकी दुकानों पर भी धरना दिया जाने लगा। इसके साथ साथ बिहार के लोगों ने तत्कालीन समय में चौकीदार कर देना बंद कर दिया, शराबबंदी कर दी। शराब की दुकानों पे महिलाएं स्वयं जाती थी और वहाँ खड़े होकर वहाँ के लोगों से ये आग्रह करती थी कि वो शराब पीना बंद करें, और उन्हें राखी भी बांधने की कहीं कहीं प्रथा देखी गई। इसके साथ साथ एक नंगी हड़ताल, छपरा के जेल में नंगी हड़ताल की गई थी। और 1933 ईस्वी में पुनः जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तब बिहार के विभिन्न वर्गों पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर हुआ और उन लोगों ने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही ज़्यादा समर्पित होकर उसमें भाग लिया, जिस कारण से यह माना जाता है कि यह असहयोग आंदोलन से भी व्यापक और बृहद रूप ले लिया था। इसमें एक बात विशेष रूप से देखने योग्य है कि उस समय वहाँ बिहार के बुद्धिजीवी, पूंजीपति, व्यापारी, युवा वर्ग, महिला, किसान, मजदूर, मुस्लिम, इवन कि बहुत लोग, हर वर्ग ने अपनी भूमिका सविनय अवज्ञा आंदोलन में निभाई थी, जो कि दोबारा शुरू हुई थी 1933 ईस्वी में। और उसके बाद हम देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू जी को द्वितीय सत्याग्रही माना जाता है। लेकिन बिहार में अगर सत्याग्रह की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह को प्रथम सत्याग्रही माना जाता है और द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह को। इसके बाद श्याम नारायण सिंह, गौरीशंकर सिंह वगैरह लोगों ने भी सत्याग्रह आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आएंगे दिसंबर 1941 में, जब सभी जो हमारे
बंदी थे, जितने गिरफ्तार लोग थे, उनको रिहा किया गया। और रिहा करने के बाद उन लोगों ने जो राष्ट्रवाद की चेतना जगाई और ब्रिटिशर्स के विरोध में लोगों को खड़ा किया, जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रखी। और वह आंदोलन था 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, जब महात्मा गांधी ने यह नारा दिया, करो या मरो। यद्यपि उस समय सभी नेताओं को पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन तब भी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, फुलेंद्र सिंह इत्यादि सबको जेल में डाल दिया गया था। इसके बावजूद भी वह आंदोलन चला। 9 अगस्त को चूंकि गिरफ्तारी हो गई थी, तो 10 अगस्त को सरकार की प्रतिक्रिया, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान जो थे, सदाकत आश्रम वगैरह, इन सब पे पूरी तरह से एक क्या कहेंगे, पूरी तरह से इनको दबोच लिया गया, इनको पूरी तरह से कैप्चर्ड कर लिया गया था। और विभिन्न किसान कार्यालय, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय, बिहार विद्यापीठ, इन सबको पूरी तरह से बंद करने की बात चलने लगी। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना के सचिवालय की घटना घटी, जिसमें W.C. आर्थर ने जो फैसला लिया, उन 9 बच्चों को, 9 छात्रों पे जो गोली चलाई गई, उस घटना ने सभी को इस बात के लिए आंदोलित कर दिया कि अब बिहार की जनता भी चुप नहीं बैठी है। उन 9 छात्रों में प्रमुख रूप से नाम थे राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश कुमार और देवीपत चौधरी और जगपत चौधरी। 12 अगस्त 1942 को गोलीबारी की जो घटना हुई, उसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई, जिनमें समानांतर सरकार की स्थापना की बात हुई। जिस समानांतर सरकार को स्थापित करने के लिए जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और सरदार नित्यानंद, इन्होंने पूर्णिया के एक स्थल सिमौली गांव में बैठक की। उसमें अपने जो भी इनके कार्यकर्ता थे उनको 2 भागों में बांटा, सैन्य और असैन्य। सैन्य भाग की सुरक्षा, सैन्य भाग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नरसिंह नारायण को दिया गया, जो खुशलाल भी थे वहाँ उसके साथ, और असैन्य का वासुदेव नारायण को दिया गया। इन लोगों ने जो दल बनाए वो 2 तरह से कार्य करने लगे। इनके 2 दल थे जो 2 रूप से काम करते थे। एक तो गुप्त रूप से तोड़फोड़ करते थे और दूसरा क्रांतिकारी संगठन बना के। जो क्रांतिकारी संगठन बनाते थे वो डायरेक्ट रूप से आपके कहीं भी आक्रमण करते और अपना विदेशियों के रूप, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में जो क्रियाकलाप उनके निर्धारित है वो किया करते थे। लेकिन गुप्त रूप से कार्य करने वाले कभी भी सामने नहीं आ पा रहे थे। इनके जो कार्रवाई थी, ये मुख्य रूप से क्या करते थे, यातायात के संसाधन नष्ट करते थे, संचार के संसाधन नष्ट करते थे और उद्योगों को नष्ट करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स के उद्योग थे। साथ साथ इनके द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता था, एक तो सामान्य तोड़फोड़ है, जो औपचारिक रूप से तोड़फोड़ किया करते थे, दूसरा आगजनी, जो आग लगाया करते थे, और मुख्य रूप से सरकारी दस्तावेजों को आग लगाया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि बहुत जगह पे किसानों की जो जमीन थी उसको जबरदस्ती जमींदारों के द्वारा उस पर अधिकार कर लिया गया था। तो आगजनी में सरकारी दस्तावेजों को जलाया जाता था। फिर रासायनिक पदार्थ और बारूद का उपयोग करते हुए ये लोग उद्योग और सरकारी कार्यालयों को उड़ा देते थे। इस आंदोलन, इस पूरे प्रकरण में हमने देखा कि 1857 से लेके, चाहे वह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, उसमें बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के नेताओं ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और इस क्रम में जब इसके मूल्यांकन, इनके महत्व पर ध्यान आता है, तब एक एमरी हैं जो कि एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ है, उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन में बिहार का उपद्रव विशेष रूप से उग्र है। इसमें माना जाता है कि सारण को उग्र जिला के रूप में घोषित किया गया। सिवान को जो झंडा फहराने के लिए वहाँ पे जो फुलेना सिंह थे उनको गोली मार दी गई थी। इस प्रकार से कई एरिया थे, जैसे मुंगेर जहाँ आज़ाद हिंदुस्तान पत्रों का समाचार संपादन हुआ, और जमशेदपुर में टिस्को के मजदूरों ने हड़ताल किया। तो इस तरीके से पूरा बिहार जैसे छोटे कार्य क्रियाकलापों से एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध समय समय पे अपना विद्रोह प्रदर्शन करते रहे। और इसमें इस एक छोटे से प्रांत को उस समय में हर आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला। तो जब हमें प्रश्न लिखना है तो प्रश्न के मूल
डिमांड को समझना होगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे तो हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस किए होंगे, अलग अलग प्रश्न तैयार किए होंगे, लेकिन अभी प्रश्न का ट्रेंड चूंकि चेंज हो रहा है, तो कहीं अगर ये प्रश्न पूछता है कि पूरे बिहार का महत्व पूरे आंदोलन ब्रिटिश राज्य को हटाने में, तो इस तरह से हम प्रश्नों को कंसाइज करके लिख सकते हैं। और जब हम टॉपिक तैयार रखेंगे, टॉपिक की मेन बातें समझे रहेंगे, तो अगर सेपरेट प्रश्न भी पूछता है तो उसे हम लिख पाने में समर्थ होंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सेगमेंट, इस राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका का सेगमेंट काफ़ी फ़ायदा करेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। पाल कला, चूँकि हम जानते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में पाल कला से संबंधित जो भी कला और स्थापत्य का उद्भव और विकास हुआ, वह इस क्षेत्र में एक अपनी महत्वपूर्ण शैली बना के रखा। तत्कालीन पाल शासकों ने, यद्यपि बहुत ज़्यादा उस समय के तत्कालीन समय में एक त्रिगुट युद्ध चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी पालकालीन कला को बहुत ही प्रश्रय मिला, वो चाहे वो इंडिया हो या इसके बाहर के देशों में भी इसको काफ़ी प्रश्रय मिला है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछे तो हम उस पर ध्यान दे सकें, क्योंकि अब शैली में थोड़ी परिवर्तन हो गई है। और ये शैली कहीं से भी, अब प्राचीन समय में जो पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे हिस्ट्री के एक सेट मॉडल पे, उससे थोड़ा सा हटके, यद्यपि आंसर वही होता है, लेकिन लिखने की शैली में थोड़ी परिवर्तन हो जाती है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, और उस स्ट्रक्चर को हम बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लेके चलेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का रिवीजन इससे बहुत ही कवर अप हो सकेगा। पाल कला में सबसे महत्वपूर्ण आता है मूर्ति कला। तत्कालीन पाल कला की सबसे महत्वपूर्ण खासियत थी उस समय की कांस्य मूर्ति कला, जो कि पाल कला की एक बहुत बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। और वो कांस्य मूर्ति जो थी, वो जैसे आज के टाइम में हम सांचे में ढाल के मूर्तियाँ देखते हैं, वो उस समय उस सांचे में कांस्य की मूर्ति ढाल के बनाई जाती थी। और इसके मेन जो कलाकार थे वो धीमन और विट्ठपाल, इन्हीं का नाम हमारे इतिहास में दर्ज है। यद्यपि इनके बहुत सारे सहायक रहे होंगे, चूँकि यह राजकीय कला मानी जाती है, राजाओं से प्रश्रय मिला हुआ है इनको, इसलिए जो कलाकार उस समय राजाश्रय में होंगे, इसलिए उनका नाम दर्ज हो गया। तो और इस समय के जो महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने इस कला को प्रश्रय दिया, उसमें देवपाल, धर्मपाल तथा उनके बाद के परवर्ती काल के शासक माने जाते हैं। इसका स्थान मेनली नालंदा, जिसकी मंदिर संख्या 13 मानी जाती है, और कुकरीहर, फतेहपुर, अंतीचक, इमादपुर वगैरह मानी जाती है। मंदिरों में बौद्ध धर्म से प्रभावित मंदिर, इसके बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, बुद्ध, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमला, हाथी ग्रीवा वगैरह मानी जाती है। और यह माना जाता है कि सुल्तानपुर में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, जो कि बर्मिंघम के संग्रहालय में इसको सृजित की गई है, रखी गई है उसको। पाषाण मूर्ति कला में हम देखें, पाषाण मूर्ति कला, जो कि काले बैसाल्ट पत्थरों से बनी मूर्तियाँ, पत्थरों से बनी मूर्तियों को मुख्य रूप से संथाल परगना और मुंगेर में देखा जाता है, जिसमें भी मुख्य रूप से बुद्ध से ही संबंधित मूर्तियां पाई जाती हैं, जिसमें बुद्ध के जन्म, उनका ज्ञान, धर्मचक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण, ये सारी चीज़ों का मूर्तियों के रूप में जो मूर्तिकार थे वो बनाया करते थे। और उसमें साथ साथ वहाँ पे वैष्णव और शैव धर्म के प्रतिमाएं और जैन धर्म की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं, देखा जाता है। इस क्रम में अगर देखें तो इस मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें शरीर के अग्रभाग पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब मृण मूर्तियों में आते हैं, जो कि मिट्टी से बनी मूर्तियाँ हैं। कई जगह हम टेराकोटा वगैरह जब खुदाई में देखते हैं तो उसका जब संग्रह होता है तो उन्हें मृत मूर्तियाँ कहते हैं। इन मृत मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता थी। वो छोटे छोटे उनको जेवर गहनों से उनको जैसे एकदम लाद दिया जाता होता है, वो चीज़ होती थी कि वो अलंकरण बहुत ज़्यादा होता था। एक मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत है, एक मूर्ति जिसकी बहुत ज़्यादा इतिहासकारों के द्वारा भी व्याख्या की जाती है, वह तख्त पर बैठी हुई एक स्त्री है जो कि अपना श्रृंगार कर रही होती है। उसमें यह देखा जाता है कि स्त्री अपने हाथ में एक हाथ में आईना लिए हुए है, दूसरे हाथ से अपने मांग में सिंदूर भर रही है, और उसके जो शरीर का यौवन का प्रदर्शन किया गया है, इसकी बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसको आवश्यकता पड़ने पे इसमें दर्ज कर सकते हैं। उस स्त्री के चेहरे की भाव भंगिमा
जहाँ उस स्त्री के चेहरे की कोमलता, उस स्त्री के चेहरे का जो सौंदर्य का वर्णन है, यह बहुत ही अच्छे से चित्रकारों द्वारा, मूर्तिकारों द्वारा वर्णित है। और इसके साथ साथ मृण मूर्तियों में धार्मिक और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू, जैसे लोग रह रहे हैं, कैसे खान पान करते हैं, वो भी चित्रण किया गया है मृण मूर्तियों में। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, जैसे आज हम खिलौने बनाते हैं, उस टाइम भी छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से रहन सहन की चीज़ें बनाई जाती रही होंगी। ये जो मूर्तियां पाई गई हैं, यह भी बिहार के भागलपुर, अंतिचक, विक्रमशिला महाविहार के अवशेष में मिले हुए हैं। अब हम आते हैं मूर्तिकला के बाद एक स्थापत्य कला के। उस टाइम का जो स्थापत्य था वह कितना समृद्ध था। उसमें मुख्य रूप से हम बौद्ध और सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से संबंधित दोनों ही स्थापत्य पाते हैं। इस स्थापत्य में चूंकि एट द टाइम बौद्ध धर्म में लोग जहाँ रहते थे उसको विहार कहा जाता था, और जहाँ पे उनके अवशेष रखे जाते थे, राखों को बचा के, या उसको कहें कि उसका एक राख का टीला बना दिया जाता था, उसको स्तूप कहा जाता था। और जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा पाठ करते थे उसको चैत्य कहा जाता है। तो ये स्थल मुख्य रूप से बिहार के ओदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुर, सहस्त्र भवन मंदिर, रमावती नगर, ये इन एरियाज में पाए गए। नालंदा में स्तूप रहा, भागलपुर और अंतिचक में भी, चूंकि हम जानते हैं कि स्तूप विहार और चैत्य पाए गए। इसके साथ साथ ही एक शैलेंद्र वंशी थे जो कि श्रीलंका के थे, उन्होंने भी कुछ मंदिरों का निर्माण करने के लिए एक एप्लीकेशन जैसा दिया था, और उन्होंने कुछ मंदिरों का यहाँ निर्माण कराया। बिहार के इन क्षेत्रों में, यानी कि हमें अगर कहीं भी बौद्ध धर्म से संबंधित कोई स्थापत्य कला अगर देखने को मिली है जिन्हें पाल शासकों ने प्रश्रय दिया, तो ये हमारे भागलपुर के एरिया के, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमापुर और नालंदा और अंतिचक के एरिया के ही पाए जाते हैं। सनातन धर्म के मंदिरों को जो प्रश्रय दिया गया उसमें गया, कहलगांव और पहाड़पुर है। मंदिर और दुर्ग दोनों ही उस स्थिति में थे कि जिनसे दुर्ग इसलिए ज़रूरी था बनाना बिकॉज ऑफ उस टाइम पाल प्रतिहार शासकों के बीच बहुत ही युद्ध चला करते थे। उन्हें प्रतिहारों से भी लड़ना पड़ता था और पाल शासकों के साथ साथ अन्य शासकों का भी लड़ाई का सामना करना पड़ता। तो इसलिए वो अपने जहाँ भी वो रहते थे, जहाँ भी उनका शासन था, जहाँ उनके घर थे, जहाँ निवास स्थान था, उसके चारों तरफ वो दुर्ग बना के रखना पसंद करते थे। मंदिर में गया में जो विष्णुपद मंदिर है, जिसको अर्ध मंडपम माना जाता है, उसके जो शैली को अर्ध मंडपम शैली मानी जाती है। और कई मंदिर हैं जैसे गदाधर का मंदिर, जनार्दन मंदिर, बटेश्वर मंदिर, पिता महेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिर जो हैं ये पाल शासन के मंदिर माने जाते हैं। और गर्भ चैत्य को मार्शल राखलदार बनर्जी द्वारा खाली छत वाला प्रकोष्ठ कहा गया। इसके साथ साथ एपिग्राफी इंडिका में भी नारायण पाल द्वारा सहस्त्र शिव मंदिर का व्याख्या किया गया। ये एक स्तूप का चित्रण किया गया है। कभी कभी जब हमें हमारे प्रश्न में यदि सिर्फ स्थापत्य कला पूछता है तो उस समय विहार, स्तूप और चैत्य चूंकि चैत्य की अगर संरचना देखें तो इस तरह होते चला जाता है, तो ये चैत्य बन जाता है। ये लगातार इसमें जाने का रास्ता होता है। विहार भी जो हुआ करते थे उस टाइम, वो आंगन हुआ करता था और आंगन के चारों तरफ बरामदे छोड़े हुए होते थे और उसमें कमरे बने होते थे। कहीं कहीं ये 2 मंजिला होता था जिसमें ये सीढ़ी बनी होती थी। ये विहार का चित्रण हो गया। और स्तूप में कुछ चीज़ें जो कुछ उनके जो पार्ट्स थे उनको अगर हम याद रख लें तो सिर्फ अगर स्थापत्य कला पे क्वेश्चन पूछेगा तो हम बहुत अच्छे से कवर अप कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले तो एक तोरण द्वार होते थे। तोरण द्वार 3 या 4 भी बने होते थे। इसके साथ साथ उसके बगल में वेदिका बनी होती थी जिसके थ्रू लोग आते जाते थे। प्रदक्षिणा पथ था जिसमें जब मंदिर में हम अंदर जाके और दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्रदक्षिणा लेते थे। चबूतरा बना हुआ था, गुंबद था, हर्मिका, यष्टि और छत्र। इनको अगर इन नाम को हम याद रख लेते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना के हम स्थापत्य के प्रश्न में इसको जोड़ सकते हैं। अब हम देखें पालकालीन चित्रकला। पालकालीन चित्रकला में मुख्य रूप से पांडुलिपि और भित्त चित्र को लिया जाता है। पांडुलिपियों में कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो अभी भी विदेशों में उसका संग्रह किया गया। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो वो ताम्रपत्र पे थी। फिर जो प्रमुख पांडुलिपि उस समय की थी अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा, परमित और पंचरक्ष, ये मुख्य रूप से उस समय की पांडुलिपि मानी जाती है जो कि संरक्षित है। और 100 लघु चित्र भी हैं।
इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित जो भी घटनाएं थी उससे संबंधित, और महायान परंपरा, चूँकि बुद्ध के बाद जब महायान हीनयान में परिवर्तित हुआ तो महायान परंपरा के संबंध में पूजे जाने वाले देवी देवताओं का भी चित्रण पाया जाता है, जो कि ताम्रपत्र पे ही होता था। इसके साथ साथ जब भित्ति चित्र, जब हम घरों में जाके चित्र बनाने वाले, जो दीवालों पर बनाए जाने वाले चित्र को देखें तो कई जगह नालंदा के ही सराय नामक स्थान पे और ग्रेनाइट पत्थर से बने एक चबूतरे पे ज्यामितीय आकार के, यानी कि ज्यामिति के जितने आकार होते थे उन आकारों को बहुत खूबसूरती से उकेरा गया था, और उसके साथ साथ फूल, मनुष्य, पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, नर्तकी, इन सब का एक बहुत ही अच्छा चित्रण उस समय किया जाता था दीवारों पे। ऐसा माना जाता था कि यह अजंता और बाघ की कला से प्रभावित शैली थी। लेकिन इसके साथ साथ पाल कला के जो चित्रकला की शैली थी, यह नेपाल की तांत्रिक कला, नेपाल और बर्मा की तांत्रिक कला से भी प्रभावित मानी जाती है। अब इन समय रंगों की क्या क्या कौन कौन से रंग होते थे, किन रंगों को प्रमुखता दी जाती थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इन रंगों को प्राथमिक और सहायक रंगों के रूप में बांटा गया था। प्राथमिक रंगों में विशेष रूप से लाल, नीला और सफ़ेद रंगों को लिया जाता है, और सहायक रंगों में हल्का गुलाबी, हरा, बैंगनी और धूसर यानी कि ग्रे, इन कलर्स को लेके चित्रण किया जाता था। तो चाहे वो हम भित्ति चित्र बनाएं या फिर ताम्रपत्रों पे बनाए, प्राथमिक और ये सहायक कलर्स का प्रयोग किया जाता था। अब एक प्रश्न आता है कि ये तो एक जिस्ट हुआ कि कौन कौन से स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी और चित्रकला, इन कलाओं का किस तरह से विकास हुआ, किन किन जगहों पे इनका विकास किया गया। लेकिन प्रश्न अगर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्या किसी तरह की कोई कमी इसकी दिखाई गई है, तो कुछ इतिहासकारों द्वारा या बाद के जब समीक्षक इस पे आए तो उनका कहना रहा कि यह शैली जो है वह मुख्य रूप से एक राजाश्रय की शैली थी, राजाओं के आश्रय पे आधारित शैली थी, और इसमें जो धर्म का प्रभाव अत्यधिक था, नवीन प्रयोग बहुत कम किए गए, ऐसा माना जाता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि जो मंदिर थे या विहार रहे या फिर हमारे मठ रहे, ये तो प्राचीन समय से चले आ रहे थे, बस उसी का इन लोगों ने अनुसरण किया। इसके साथ साथ इसकी शैली में कहीं कहीं जब चित्रकला पे आते हैं तो तांत्रिक कला को भी कहते हैं कि तंत्र मंत्र पे प्रभावित रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जब इसका हम मूल्यांकन करेंगे तो हम यह अवश्य लिखेंगे कि तत्कालीन परिवेश में यद्यपि बहुत से राजा हुए, बहुत से शासक हुए, लेकिन उस समय में युद्ध से प्रभावित रहने के बाद, त्रिगुट युद्ध में इतनी व्यस्तता होने के बाद भी पाल शासकों ने एक शैली बनाई और कला के हर क्षेत्र में, चाहे वह मूर्ति कला हो या स्थापत्य कला हो या चित्रकला हो, हर क्षेत्र को अपना प्रश्रय दिया और उसका उन्नति का हर संभव प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी भी उसके अवशेष जो हैं वो कैम्ब्रिज नेपाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, कला भवन काशी और बोस्टन संग्रहालय जो कि अमेरिका में है वह अभी भी सुरक्षित है। ऐसा माना जा सकता है कि यह कला मध्यकाल की जो कला थी उसकी पूर्ववर्ती कला थी। तो इस तरह से एक मूल्यांकन में हम इनके विशेषताओं को, इसके महत्व को स्वीकार करते हुए प्रश्न को जैसे पूछा जा रहा है उसके हर पहलू को देखते हुए और एक सकारात्मक रूप से यह कहेंगे कि इस शैली को सहेजने की अति आवश्यकता है और इसे हमें बचाए रखना है। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं, सरकार के द्वारा भी हमारा और हमारे द्वारा भी, मतलब जनमानस के द्वारा भी इसे सहेजने का हर प्रयास करना चाहिए। तो पाल कला में मुझे लगता है कि एक जिस्र जो हमने बनाया यह काफ़ी है और इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप ज़रूर लिख पाएंगे। इस सेगमेंट में हम एक थॉट को उठाएंगे। अमूमन हम देखते हैं कि व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न बिहार के मुख्य परीक्षा के हिस्ट्री पार्ट का एक प्रश्न जरूर ही रहता है किसी न किसी व्यक्तित्व से संबंधित। तो अभी जैसे कभी नेहरू जी पे प्रश्न पूछता है, कभी रविंद्रनाथ टैगोर जी पे प्रश्न पूछता है, कभी महात्मा गांधी पे प्रश्न पूछता है। तो इस सेगमेंट में हम महात्मा गांधी से संबंधित उनकी विचारधारा
को डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि उससे संबंधित अन्य प्रश्न जैसे पूछता है कि गांधी जी की आर्थिक विचारधारा क्या रही है, या गांधी जी का समाज के प्रति धर्म के प्रति क्या विचारधारा रही है। तो इस तरह के प्रश्नों को इस सेगमेंट में हम देख सकेंगे और उस पर डिस्कस करके, और इसका एक जिस्ट मैं प्रस्तुत कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सबने पढ़ाई कर ली है और हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि महात्मा गांधी का काल, चूँकि हम जानते हैं कि 1915 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में मुख्य रूप से देखा जाता है, तो हम उनके राजनीतिक विचारों को सबसे पहले देखें कि महात्मा गांधी ने मेन उनके राजनीतिक विचारों को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, राम राज्य की क्या कल्पना थी, उनकी सर्वोदय की अवधारणा क्या थी, उनका साधन साध्य सिद्धांत क्या रहा था, सत्याग्रह का क्या सिद्धांत रहा और अहिंसा का सिद्धांत क्या रहा। गांधी जी के विचारों को कंसाइज करके कहीं एक जगह पढ़ने बैठा जाए तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन चूंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें टू द पॉइंट ही काम करना होगा। राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उसका अनुपालन करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो संविधान है या फिर जो नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए एज ए नागरिक। अंतर्राष्ट्रीयवाद के रूप में जो गांधी जी की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं गीता से प्रभावित लगती है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का ये कहना रहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार के लिए, परिवार को उसके समाज के लिए और समाज को उसके राष्ट्र के लिए और एक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रवाद की भलाई के लिए त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार से भी त्याग हो वो त्याग करना चाहिए। जहाँ तक हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो गांधी जी विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर विश्वास करते थे। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि समाज का जो सबसे निचला वर्ग है, सबसे ग्रास रूट पर जो वर्ग है, शासन में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और अभी वर्तमान में हम देखें कि पंचायती राज व्यवस्था में हम उस स्तर पे काम कर भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की विचारधारा से ग्राम स्वराज्य की अवधारणा, जनता के सबसे निचले स्तर पे जो शासन में भागीदारी की अवधारणा को लोकतंत्र में उनकी ही उनका थॉट माना जा सकता है। राम राज्य की अवधारणा को ले, राम राज्य के लिए ऐसा माना जाता है कि ये हर समय शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन गांधी जी की इससे तात्पर्य था कि जियो और जीने दो, यानी हम स्वयं भी जियो और दूसरों को भी किसी तरह का कष्ट ना दें। दूसरों को कष्ट ना देने का तात्पर्य कि मन, वाणी, कर्म से किसी प्रकार की किसी को क्षति ना पहुंचाए। यदि हमें अधिकार है बोलने का तो हम ऐसी वाणी ना बोलें कि जिससे दूसरे आहत हो। इस तरह के अन्य उनकी जो मान्यता थी उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना थी, जो कि हम मानते हैं कि फ्रांस से लिया गया है। यह अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ पे बहुत व्यापक रूप से प्रभावित हुई थी, और चूँकि गांधी जी उन थॉट्स से बहुत ही प्रभावित थे तो उनका भी मानना था कि हमारी स्वतंत्रता है, हमें समानता होनी चाहिए और हमें अपने साथ साथ देश और विश्व बंधुत्व की अवधारणा को लेके चलना चाहिए। स्वराज्य की संकल्पना में है कि वो अपनी स्वतंत्रता किसी और के हाथ में देना पसंद नहीं करते थे, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम स्वराज्य की अवधारणा को अपनाएंगे नैतिक मापदंड के आधार पर और सर्वधर्म समभाव। गांधी जी का मानना था कि हमें धर्म के रूप में किसी को भी बाध्य नहीं करना चाहिए कि कौन कौन सा धर्म अपनाएगा। हर धर्म अपने आप में मानवता के धर्म को अपनाना चाहिए, मानता है और मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो हम एक साथ कई धर्मों के साथ रह के और उनके साथ जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी विचारधारा गांधी जी की रही थी। जहाँ तक सर्वोदय की अवधारणा की बात है तो सभी प्रकार का समान रूप से सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी और अभी इसे अपनाया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। और इसकी व्याख्या गांधी जी ने उस समय भी की थी कि हमारा सबका साथ रहे और सबका विकास रहे, और साथ साथ न्याय के लिए भी सभी को समान रूप से अवसर मिले। यानी कि न्याय का मानदंड ऐसा न हो कि किसी भी आधार पे, चाहे वो धर्म हो, क्षेत्रीयतावाद हो या नस्ल हो या वर्ग हो, इस आधार पे किसी के साथ भी न्याय देने में समानता अपनाई जानी चाहिए। साधन साध्य सिद्धांत, यदि किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमारा साधन अगर पवित्र हो तो उसके साथ साथ साध्य की पवित्रता पे भी गांधी जी ने विशेष ध्यान दिया है। सत्याग्रह में मूल रूप से हड़ताल, हिजरत, असहयोग, सविनय अवज्ञा और उपवास को उन्होंने अपना अस्त्र बनाया, और इस आधार पे उन्होंने सत्याग्रह
कई जगह पे मिसाल दी और उसमें उन्होंने सत्याग्रह के रूप में अहिंसा को अपना ढाल बनाते हुए हड़ताल भी किए और असहयोग भी किए। तो इस तरह के जो क्रियाकलाप उन्होंने अपने कार्यों में, अपने आंदोलनों में किया, उसका जो एक थॉट उन्होंने बनाया उसे उन्होंने चरितार्थ भी किया। अहिंसा को गांधी जी अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाते थे और मानते थे कि अहिंसा में जो शक्ति है, अहिंसा के बल पे हम बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकते हैं, और उन्होंने इसे करके भी दिखाया। अगर तत्कालीन परिस्थिति को देखा जाए तो जिस तरह के शस्त्रों से ब्रिटिश साम्राज्य सुसज्जित था, यदि हम शस्त्र से लड़ने जाते तो शायद उन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उतने उन्नत शस्त्र नहीं थे। लेकिन यह अहिंसा का ही अस्त्र था जिसे अपना के गांधी जी ने इतनी बड़ी विजय, इतने बड़े साम्राज्य से अंग्रेजों को भेजने का कार्य किया और उसमें एकदम उनको सफलता प्राप्त हुई। जहाँ तक गांधी जी के आर्थिक विचार की बात है तो गांधी जी के आर्थिक विचारों का कहीं विशेष रूप से वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके विचारों को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उस आधार पे कुछ अलग रूप में रखने के लिए लेते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं कि स्वदेशी की अवधारणा। उनका मानना था कि हम अपने देश में जहाँ भी रहें, अपने देश के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ ही अपने जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उसे उत्पन्न करें। इसके लिए आत्मनिर्भरता, चाहे वो कार्यकलाप हो या फिर स्वशासन, शासन पद्धति हो या फिर चरखा, लघु कुटीर उद्योग और रचनात्मक कार्य हो, इसमें कहीं ना कहीं वो अपने स्वदेश की अवधारणा को, अपने क्षेत्र की अवधारणा को विकसित करने के लिए उस पर विशेष ध्यान देते थे। और यहाँ हम देखें कि अगर रचनात्मक कार्यों पे भी अगर गांधी जी ध्यान देना चाहते हैं, रचनात्मक कार्य भी, चूँकि उनका मानना था कि अगर हम किसी आंदोलन को कर रहे हैं तो उसके बीच में एक ब्रेक होना चाहिए और उस ब्रेक में कुछ न कुछ हमें रचनात्मक कार्य करने चाहिए। उन रचनात्मक कार्यों में भी स्वदेशी, यानी कि आप क्षेत्रीय आधार पर जो आपकी सांस्कृतिक विविधता है उसको सीखिए, आप नृत्य सीखिए, आप गाना, लोकगीत सीखिए, या फिर साथ साथ आप जो शिक्षा है उसे प्राप्त करें। तो इन सब चीज़ों पे गांधी जी का विशेष ध्यान था और वो इस पे अमल भी करते थे। आत्मकेंद्रीकरण यानी कि जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे श्रम आधारित उद्योग स्थापित करके हम वहाँ के लोगों को रोजगार देके उसका एरिया का विकास कर सकते हैं। एक जो उनका विचार है ट्रस्टीशिप, न्यास का सिद्धांत, इस पे भी काफ़ी चर्चा होती है कि गांधी जी का यह मानना था कि जो ट्रस्टी हैं, यानी कि जो बहुत ही धनवान लोग हैं, उनके पास जो संपत्ति है ये उनकी अपनी संपत्ति नहीं बल्कि वह उनकी धरोहर है, वो समाज के लिए उनका वो संरक्षक हैं। तो उस संपत्ति को उन्हें अपनी आवश्यकताओं पे खर्च करने के बाद जो बच रहा है उसको अन्य लोगों में बांटना भी चाहिए और समाज कल्याण, लोक कल्याणार्थ उसे खर्च भी करना चाहिए। समाजवाद की अवधारणा, यदि हम उनके आर्थिक विचारों में समाजवाद की अवधारणा को छोड़ें तो वो थोड़ी सी उनके साथ अतिशयोक्ति होगी। संपत्ति का जो उपभोग हो वो समाज के हित में हो। यदि हमारे पास बहुत संपत्ति और हमारी आवश्यकता से अधिक है तो वो समाज के उपयोग के लिए उपयोग होनी चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध नहीं किया, लेकिन अत्यधिक संपत्ति के संचय का उन्होंने विरोध किया है। साथ ही पूर्ण समानता, ये उनका मानना था कि पूर्ण समानता कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम यह कर सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और उसके बाद जो बचता है उसे अन्य के सहयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं। गांधी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि नेचर जो हमें देता है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो काफ़ी है, परंतु वो हमारे लालच की पूर्ति के लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं हो पाता। उस नेचर हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समाजवाद में गांधी जी कहीं ना कहीं समानता के सिद्धांत को, समाजवादी सिद्धांत को अपनाते हैं। सामाजिक विचार के रूप में, यानी समाज में किस तरह की लोगों को रहना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इस आधार पर गांधी जी का मानना है कि समाज में समानता की स्थापना होनी चाहिए और किसी भी वर्ग, जाति, नस्ल या फिर क्षेत्र के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और इसमें इनकी इस विचारधारा को भारतीय संविधान में लेकर चलने का प्रयास भी किया गया है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के लिए गांधी जी अत्यधिक
कट्टर विरोधी थे। वो किसी भी प्रकार से जातिवाद और जाति वर्ण के आधार पे लोगों को बांटने या नस्ल के आधार पे लोगों को बांटने के कहीं से भी हिमायती नहीं थे। वो हमेशा इसका खंडन करते थे और उनके कार्यों में जाति व्यवस्था की विकृति के जो विरोधी थे उसको हमारे संविधान में संविधान के अनुच्छेद 17 में भी अपनाया गया है। और इसमें अपने रचनात्मक कार्यों में अगर देखा जाए तो गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन, दलित उद्धार का कार्य किया और साथ साथ हरिजन नामक उनकी पत्रिका भी चली और हरिजन का अर्थ उन्होंने बताया हरि का जन। तो इस हरि के जन को उन्होंने जैसे हमारी आस्था के साथ जोड़ दिया और उन्हें सम्मान के दृष्टि से देखा। और इसके साथ साथ गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी बहुत हिमायती थे और स्त्री पुरुष समानता, उनका मानना था कि अगर किसी साइकिल को चलाना है और एक पहिए से हम साइकिल चलाने की कोशिश करें तो वो नहीं चल सकता है। तो दूसरे पहिए के विकास के लिए चाहे तो स्त्री की शिक्षा या स्त्री का कहीं भी आंदोलन में आगे आने के लिए गांधी जी बहुत ही हिमायती थे। और हम देखेंगे कि गांधी जी के आने के बाद खासकर 1920 के असहयोग आंदोलन और उसके बाद के सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह में महिलाओं की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इवन की शराब की जो भट्टियाँ होती थी उसमें महिलाएं जाती थी और वहाँ पुरुषों को राखी बांधकर और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करती थी, उन्हें कसम दिलाती थी कि वो शराब नहीं पिएंगे। तो इस प्रकार से उनके आंदोलन में मतलब आधी आबादी जो जुड़ गई उसको भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जैसे गांधी जी के स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत के आधार पे लिया जाता है। अब अगर हम उनके धार्मिक विचारों को देखें तो गांधी जी के संप्रदाय के प्रति विरोध और संप्रदाय की एकता के समर्थक थे। और इसके साथ साथ गांधी जी का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है जो ईश्वर के रूप में है, हर व्यक्ति में आत्मा है और वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। उनका मानना था कि किसी के भी पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए और व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर पाप है उसको समाप्त करना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जी कर्म के सिद्धांत पर भी विशेष ध्यान देते थे, उस पर अपनाते थे और अपने कर्म को करते रहने के लिए वह प्रतिबद्ध थे। शिक्षा संबंधी विचार, गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारों में मुख्य रूप से देखा जाए तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जो कि बेसिक शिक्षा के रूप में वो लेके आना चाहते थे, और साथ ही साथ व्यावसायिक रोजगार परक एवं नैतिक शिक्षा के वो हिमायती थे। यदि आज के रूप में हम देखें, वर्तमान समय के रूप में जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है, तो आज के टाइम में हमने भी अपने संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 7 से 14 वर्ष तक कर रखी है हमारे जो भी नीति नियंता हैं। और साथ ही साथ अभी रोजगार परक शिक्षा का भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन चला है। बेसिकली अगर हम कंप्यूटर एजुकेशंस और अन्य स्किल्स की बात करें तो इस तरह के कई शिक्षा संबंधी प्रोग्राम और कई रोजगार परक प्रोग्राम हमारे ब्लॉक्स में भी चल रहे हैं। तो अब इस विचारधारा को, गांधी जी की विचारधाराओं को एक साथ लेके अगर कोई प्रश्न पूछता है कि गांधी जी आज कैसे प्रासंगिक हैं, तो चाहे वो उनकी राजनीतिक विचारधारा हो, चाहे सामाजिक विचारधारा हो, चाहे आर्थिक विचारधारा हो या शिक्षा संबंधी या धार्मिक विचारधारा हो, हम हर जगह पे गांधी जी को कहीं ना कहीं मतलब प्रासंगिक मानते हैं। और उसे मानना ये जैसे हमारे लिए एक अनिवार्यता हो गई है कि गांधी जी ने अगर प्रकृति के प्रति अगर अपना कोई संदेश दिया कि प्रकृति का संरक्षण करो, पर्यावरण का संरक्षण करो, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम सभी इस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिबद्ध हो रहे हैं कि बिना पर्यावरण के संरक्षण के हमारी जो जीवितता है, हमारी जो जीवन रक्षण का प्रश्न है वह हल नहीं हो सकता है। तो इस सेगमेंट में हमने कोशिश की है कि आपको एक पूरे कंसाइज रूप में थॉट को पूरा किया जा सके, और गांधी जी पे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे, चूँकि आपने पढ़ तो रखा ही है, बस रिवीजन करना था और मैंने भी यही प्रयास किया कि आपको कम से कम समय में रिवाइज करवा सकूं। तो आई थिंक कि ये बहुत यूज़फुल हो आपके लिए। इस प्रकार हमने यह एक प्रयास किया कि बिहार पीसीएस से संबंधित जो मेंस के एग्ज़ाम है उसमें जो हिस्ट्री का सेगमेंट है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्न लिखने होते हैं, और उन तीनों प्रश्नों का एक सेट होता है कि जिसमें अमूमन थॉट से, एक कला से और एक आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है।
एक सेट हमने यहाँ प्रस्तुत किया जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, पाल कला और तीसरा गांधी जी के थॉट्स के विषय में हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको यह फ़ायदेमंद हो, यूज़फुल हो और आपकी रिवीजन के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा उसमें हम टैगोर और पटना कला और कोई एक आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको लेके बहुत ही जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और आपको अगर हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है, हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है, हमारा यह एक सेट लाने का, रिवीजन करने का जो प्रयास है यह पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।